जो हमारा तीसरा पेपर है इट टॉक्स अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 1884 इंग्लैंड का, जहाँ पर समर में कुछ लोग एक अपने वतन से, अपनी लैंड से काफ़ी दूर एक शिप में जाते हैं घूमने या थोड़ा मज़े करने। तो क्या होता है, एक स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से उन सबको एस्केप करना पड़ता है एक लाइफ बोट पे। तो कुछ चार इंग्लिश सेलर्स होते हैं जो निकल जाते हैं लाइफ बोट पे बचा के अपनी जान, जिसमें सिर्फ दो कैंस टर्निप्स रखे होते हैं उन्होंने, और बिल्कुल भी पानी नहीं रखा होता है। लाइफ बोट पे बिल्कुल पानी नहीं होता है। जो उसमें एक थॉमस डडली नाम का आदमी होता है, वो कैप्टन होता है। एडविन स्टीफन्स करके एक आदमी होता है, वो उसका फर्स्ट मेट है। और एक एडमंड ब्रूक्स होता है जो कि एक सेलर है। ये सब बहुत अच्छे लोग होते हैं। एक चौथा आदमी होता है जो कि कैबिन बॉय है, उसका नाम है रिचर्ड पार्कर, 17 साल का लड़का है। वो पहली बार अपनी किसी वॉयज पे आया होता है समुद्र में, इस उम्मीद में उसके दोस्त ने कहा होता है कि यार यूथफुल एम्बिशन में थोड़ी होपफुलनेस ला और थोड़ा मज़े कर। पर उसको क्या पता था यहाँ पे क्या होगा। तो क्या होता है, जब वो पहले दिन आते हैं तो पहले 4 दिन तो वो लोग इस उम्मीद में निकाल देते हैं कि हमें कोई बचाने आएगा। तो पहले 3 दिन वो लोग थोड़े थोड़े करके टर्निप्स खाने लगते हैं। चौथे दिन वो लोग एक कछुए को पकड़ के मार के खाते हैं। ऐसे करते कराते 8 दिन हो जाते हैं और उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है। अब जो पार्कर नाम का लड़का होता है वो क्या करता है, उसको बहुत वो प्यास लग रही होती है, तो वो समुद्र का पानी पी लेता है और वो पीने की वजह से वो बीमार हो जाता है। जैसे जैसे 19th डे आने लगता है वो सब भूखे होते हैं। उसके बाद जो कैप्टन है डडली, वो कहते हैं यार ये लड़का वैसे ही बीमार है, इसको मार के खा जाते हैं। पहले तो ये डिसाइड होता है कि किसको मारा जाए। फिर उसमें एक आदमी जो ब्रूक्स है वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार डडली ब्रूक्स को कहता है कि देख भाई, पार्कर ऐसे ही बीमार है, मर जाएगा, हम भी उसके साथ मरे, इससे बढ़िया है वो उसको हम मार के खा जाते हैं। उसके बाद उनके पास एक पेन नाइफ होता है जिसकी मदद से वो लोग उसको मारते हैं और उसकी नस में हमला करके उसको मार देते हैं और उसकी बॉडी पे वो लोग ज़िंदा रहते हैं। और ऐसे कर कर आके 4-5 दिन हो जाते हैं और फिर उसका खून पीते हैं और उसकी बॉडी को खाते हैं। और धीरे धीरे डडली की डायरी में जैसे दे रखा था कि 24th डे जो होता है, उस दिन जब वो खाना खा ही रहे होते हैं तो उनको एक शिप नज़र आता है दूर से। और फिर उसके बाद उनको रेस्क्यू किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और लेके जाया जाता है, जिसमें जो ब्रूक है वो स्टेट की तरफ हो जाता है और डडली और स्टीफन्स ट्रायल में जाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ हमने मारा है पार्कर को और ये सब हमें नेसेसिटी में करना पड़ा था। तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। जज भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें अब हम। देखो नेसेसिटी तो थी, वो लड़का वैसे ही मर जाता, तो इससे बढ़िया हम मार के खा जाए। तो इससे 2 ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे। पहला कि क्या उस आदमी को मारने का जो मतलब था, जो बेनिफिट्स आ रहे थे, क्या वो उसके कॉस्ट से ज़्यादा थे, एज मतलब उसकी जान की कीमत क्या इनको जो मिला उसको मार के उससे ज़्यादा थी। तो चलो हम एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट ले लें कि उस लड़के का कोई नहीं था, वो अनाथ था और इन सब के माँ बाप, बहन, भाई, बीवी सब थे। तो चलो ठीक है, उन सब की खुशी इस पे टिकी हुई थी। और जो इसमें दूसरा ऑब्जेक्शन उठाया जाता है ना, वो ये था कि चलो मान लिया तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, पर इसका मतलब ये है कि कोई भी एक आदमी जो कमज़ोर था, जो डिफेंस नहीं कर सकता था, आप उसको मार के खा जाओगे बिना उसके विल के, बिना उसकी परमिशन के। तो ये जो डडली और स्टीफन का एक्शन था, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल तो था ही, ठीक है। क्योंकि अगर हम यूटिलिटेरियन थ्योरी को मोरालिटी के साथ कंपेयर करें तो ये कहीं की मोरालिटी नहीं अगर आप किसी आदमी को मार के खा रहे हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के 2 तरीके थे। पहली अप्रोच ये कहती है कि किसी भी एक्शन की मोरालिटी उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करती है। तो अगर हम इस अप्रोच से देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके ये रहना कि 3 लोग बच गए, उनकी फैमिली भी खुश रहेगी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को मरता हुआ देखना भी एक बहुत बड़ी क्रूएलिटी है लोगों पे। तो मोरालिटी कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम जज करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि ये सही चीज़ है। लेकिन वहीं दूसरी अप्रोच अगर हम देखें तो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है ना, कुछ आदमी के राइट्स, ड्यूटीज़ होते हैं। तो उस आदमी के भी राइट्स थे, वो जीना चाहता था, 17 साल का लड़का था। तो दिस इज़ अगेंस्ट मोरालिटी इफ़ वी गो बाय द अप्रोच नंबर 2। तो यही सब की शुरुआत में
अब यूटिलिटेरियनिज्म को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जो हमारे जेरेमी बेंथम है उनका इंट्रोडक्शन है यहाँ पे कि जेरेमी बेंथम जो हुए हैं उन्होंने ये थ्योरी दी है यूटिलिटेरियनिज्म की, जहाँ पे वो कहते हैं इसका मेन आइडिया है हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी का पर्पस ये है कि वो हैप्पीनेस को बढ़ाए और पेन को कम करें। बेसिकली पेन एंड प्लेजर में बैलेंस क्रिएट करें, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो प्लेजर या हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है और पेन और सफरिंग को प्रिवेंट कर रही है वो सबसे अच्छी है, वो मोरालिटी सबसे बेस्ट है। क्योंकि बेंथम कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम पेन एंड प्लेजर की फीलिंग से गवर्न होते हैं, वो हमारे सॉवरेन मास्टर्स हैं, इसीलिए हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, हमें इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया है जेरेमी बेंथम का। इसके बाद जेरेमी बेंथम का एक पैनऑप्टिकन प्रिजन का एक मॉडल है जहाँ पे एक सेंट्रल इंस्पेक्शन टावर होगा, जहाँ पर सुपरवाइज़र होगा जो इनमेट्स को देखेगा, पर इनमेट्स उन्हें नहीं देख पाएंगे। और जो ये सुपरवाइजिंग टावर है ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर चलाए, जिससे कि जो प्रॉफिट्स आएंगे, जो कॉन्विक्ट्स काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे जो प्रॉफिट्स आएंगे 16 घंटे काम करने के बाद वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लेगा। तो ऑल दो ये जो बेंथम का प्लान था वो अपने टाइम से बहुत आगे था। आजकल तो ये हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है प्रेजेंस की प्राइवेट कंपनी के पास, पर पहले के टाइम के हिसाब से ये बहुत एडवांस था। अब ना यहाँ पे बेंथम राउंडिंग ऑफ बेगर्स की बात करें, पॉपर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, यानी कि जो गरीब भिखारी होते हैं ना उनको मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब भिखारी खड़े होते हैं ना रोड्स पे, तो इससे दो तरह के लोगों को बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत मतलब यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल फुलफिल नहीं होते, हैप्पीनेस नहीं बढ़ती है। पहले उन लोगों की जिनके आत्मा कमज़ोर है, जो दया करने वाले लोग हैं, तो उनको ना दया आ जाती है कि यार देखो कितना गरीब है, और उनको बुरा लगता है। और जो दूसरे तरह के लोग हैं ना वो हैं जिनका हार्ट बहुत स्ट्रांग है और वो उनको डिस्गस्ट की फीलिंग आती है इन भिखारियों को देखकर। तो बेंथम यहाँ पे प्रपोज करते हैं कि ये सारे भिखारियों को हम स्ट्रीट से उठा के एक वर्क हाउस में डाल दें, जहाँ पे वो अपना खर्चा खुद निकालें, खुद काम करें। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि यार ये तो फिर टैक्स पेयर्स के ऊपर फिर से पैसा ज़्यादा खर्चना पड़ेगा, टैक्स पेयर्स को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो फिर से यूटिलिटी थ्योरी के अगेंस्ट है। पर इसके लिए भी बेंथम प्रपोज करते हैं कि ये खुद काम करेंगे, काम करके अपने लिविंग का कॉस्ट देंगे, मेंटेनेंस देंगे, और वो एक सेल्फ लिबरेशन अकाउंट में जाएगा जहाँ से इनको खाना, कपड़ा, बेडिंग, मेडिकल केयर और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दी जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने अभी प्रिजन का एक मॉडल पेश किया था जो अभी हमने पढ़ा रिसेंटली, तो ये कह रहे हैं उधर भी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो पागल यूनेटिक पर्सन्स होते हैं जो बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, उनके बगल वाले रूम्स में डेफ और डम लोगों को डाल दें। जो प्रोस्टिट्यूट्स या लूज कैरेक्टर की औरतें हैं उनके बगल में हम बूढ़ी औरतों को डाल दें, और जो जो थोड़े शॉकिंगली डिफॉर्म्ड हैं उनके बगल में हम ब्लाइंड इनमेट्स को डाल दें। तो ऐसे करने से प्यूनिटिविटी को वो नहीं प्रपोज कर रहे थे, वो बोल रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म। अब डेफ है वो नहीं सुन पाएगा, या कोई लूज कैरेक्टर के बगल में जो कोई ओल्ड औरत है वो उनको थोड़ा ज्ञान सिखाएगी, हैप्पीनेस बेसिकली बढ़ेगी और पेन कम होगा। पेन कम हो रहा है तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अपना यहाँ पे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है ना वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अगर कोई एक चीज़ है जिसमें इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है लेकिन उससे एक बड़ी पॉपुलेशन को फ़ायदा हो रहा है या एंटरटेनमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस केस में वो इंडिविजुअल का साथ ना देके वो उस बड़ी पॉपुलेशन का साथ देंगे, तो ये पर्सनल या इंडिविजुअल आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है थ्रोइंग क्रिश्चियंस टू लॉयंस। रोम में एक प्रथा थी जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्रिश्चियंस को शेरों के सामने फेंक देते थे। जब शेर उन्हें खाते थे या वो शेरों से लड़ते थे तो लोगों को बहुत मज़ा आता था। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती थी, एक ऐसा लिखा है। तो इस पे बेंथम जो है, बेंथम तो नहीं लेकिन अगर यूटिलिटेरियन थ्योरी के कोई लोग अगर बात करें तो वो ये कह सकते हैं कि इस हैबिट से ना लॉन्ग टर्म में तो वायलेंस ब्रीड हो रहा है ना, लोग मज़े ले रहे हैं, कोई आदमी मर रहा है, कोई उसको खा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इट इज़ इंक्रीजिंग पेन एंड डिक्रीजिंग प्लेजर। बट अगर हम फॉर द टाइम बीइंग की बात करें तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोग खुश हैं, तो हैप्पीनेस इज़ इंक्रीजिंग, भले ही एक दो लोग सफ़र कर रहे हैं। अब ना यहाँ पे बात आती है कि क्या टॉर्चर जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन है कि एक आतंकवादी, एक सस्पेक्टेड आतंकवादी को आपने पकड़ा है और उसने एक टाइम बॉम्ब लगाया जो कि टिक कर रहा है मैनहट्टन में या किसी मेन शहर में,
अब जब तक आप उसे टॉर्चर नहीं करोगे वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, और इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो 3,000 लोगों की जान जाएगी, और यहाँ पे आप टॉर्चर कर सकते हो, उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो क्या ऐसे आदमी को टॉर्चर करना जस्टिफाइड है? क्योंकि चलो वहाँ पे एक तरफ बहुत सारी जानें जा रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे बस एक आदमी परेशान हो रहा है। तो अगर हम यूटिलिटेरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो टॉर्चर को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे मना करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर अगर उसके साथ हार्श ट्रीटमेंट नहीं करा गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली में वो बॉम्ब है कहाँ, और 3,000 लोगों की मौत हो सकती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए 2 रीज़न्स की वजह से। पहला, आप कितना ही मार लो पीट लो, वो इन्फॉर्मेशन शायद जो दे वो रिलायबल ही ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर कल को हमारे सैनिक पकड़े जाते हैं, हमारे सोल्जर्स गिरफ्तार होते हैं, तो उनके साथ भी बहुत हार्श ट्रीटमेंट हो सकता है। उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। पर जहाँ पर हम 1,000 लोगों की जान बचा सकते हैं एक आदमी को टॉर्चर करके, इन्फॉर्मेशन निकाल के, तो वो गलत तो है नहीं। तो कुछ यूटिलिटेरियंस इस बात पे मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है। तो अगर ये गलत नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटेरियन थ्योरी मोरालिटी से ज़्यादा कॉस्ट्स और बेनिफिट्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पर 3 बोट्स में जब 3 लोगों ने मिलकर एक आदमी को मार दिया था, तो हम कह रहे थे ये गलत किया। और यहाँ पे बोलोगे आप कि चलो वहाँ 3 लोग थे, यहाँ 1,000 लोग हैं, तो फ़र्क तो वही है ना, बेनिफिट्स और वही सब दिखा जा रहा है। फिर तो इसका मतलब कॉस्ट और बेनिफिट्स ही दिखे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो फिर ये फिलॉसफी गलत है। तो इस हिसाब से अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, तो मैं कोई टेररिस्ट की बेटी है, इनोसेंट बेटी है, लेकिन उसको पता है कि उसके पापा क्या करते हैं, उसको मारूँ, उसको टॉर्चर करूँ और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाऊँ, तो फिर वो भी गलत नहीं होना चाहिए। पर वो तो पेन इन्फ्लिक्ट कर ही रहा है ना लोगों के अंदर। वैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है द सिटी ऑफ हैप्पीनेस का। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है जहाँ पे एक जगह बताई है, ओमिलास करके, ओमिलास। और वहाँ पे कहते हैं एक बच्चा है जो बैठा हुआ है उस एक बहुत सुंदर बिल्डिंग के बेसमेंट में, जहाँ पे कोई विंडो नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं है, और बस शर्त ये कि अगर वो बच्चा ऊपर आ गया तो वो जो खुशहाल नगरी है द हैप्पीनेस सिटी, वो बर्बाद हो जाएगी विद इन 1 डे। तो अब लोग अपने प्लेजर के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए उसको नहीं लेके आते हैं ऊपर। तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो देखो, यूटिलिटेरियन थ्योरी से अगर हम जस्टिफाई करने जाएँ इसको, तो बहुत आसान है ये कहना कि ज़्यादा लोगों को में प्लेजर आ रहा है, बस एक आदमी में पेन आ रहा है। तो यही तो उसका क्रिटिसिज्म है कि ये इंडिविजुअल राइट्स को नहीं रिकॉग्नाइज़ करता। तो अब हमारे पास जो सेकेंड ऑब्जेक्शन है वो है कॉमन करेंसी ऑफ वैल्यू। मतलब जैसे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल बात करता है हैप्पीनेस की, मोरालिटी की, प्लेजर की, तो क्या इन सबको हम किसी एक मॉनेटरी वैल्यू में ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी कि हम इनको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करके बताएं कि हाँ नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म की वजह से गवर्नमेंट को इतना बेनिफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल दे रखा है द बेनिफिट ऑफ लंग कैंसर। यहाँ पे चेक रिपब्लिक की बात हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सिगरेट वगैरह पीते थे और ये सोशली एक्सेप्टेबल था। तो गवर्नमेंट परेशान होने लगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे लंग कैंसर से। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया ऑन सिगरेट्स वगैरह सब पे, ठीक है। तो उसके बाद फिलिप मॉरिस उसने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था, फिलिप मॉरिस ने, जहाँ पे उसने पाया कि चेक नेशनल्स जब वो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स बेनिफिट होता है, प्लस उनके जल्दी मर जाने से गवर्नमेंट को पेंशन नहीं देनी पड़ती और बहुत कुछ। तो गवर्नमेंट इज़ इन जनरल इज़ गेटिंग बेनिफिटेड इनके स्मोक करने से, मर जाने से। तो हमें उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया, तो कॉस्ट कम था और बेनिफिट ज़्यादा था, तो इसी वजह से ये टैक्स को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा गया उनके द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जैसी बाहर आई तो लोगों में त्राही त्राही मच गई, और न्यूज़पेपर्स में जो एंटी स्मोकिंग ग्रुप था वो ऐड डालते हैं कि एक आदमी वो अपने जो वो होता है ना उनका डेथ बेड, उस पे अंदर जाके ज़मीन के अंदर लेटा हुआ है और उसके पैरों के नीचे एक प्राइस टैग लगा हुआ है जो कि कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखी है, और कहा जा रहा है कि इतना पैसा इस आदमी की डेथ से गवर्नमेंट ने बचाया। लेकिन अगर हम जेरेमी बेंथम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक्चुअल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं था। अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है तो हमें
उस आदमी के मरने के बाद जो उसकी फैमिली का हाल हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स, मोरालिटी और इन सारी चीज़ों को भी मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांसलेट करके कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो था, पर ये यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ से प्रॉपरली हम नहीं कह सकते कि हुआ है। अब ना यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है एक्सप्लोडिंग गैस टैंक्स में। 1970s के अराउंड ना फोर्ड की एक गाड़ी आती है पिंटो, जो उस वक्त की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट कार्स थी, क्योंकि सब अफोर्ड भी कर पा रहे थे उसे। लेकिन उसके ना फ्यूल टैंक का मॉडल कुछ फॉल्टी था कि जैसे ही उसके साथ कोई भी कार हल्का सा भी कोलाइड करे पीछे की साइड से, तो उसका फ्यूल टैंक जो है वो ब्लास्ट हो जाता था और फ्यूम्स में एकदम निकल जाके गिर जाता था। तो अब कंपनी की एक लेडी थी, उसको बहुत सीवियर बर्न्स हुए, तो उसने कंपनी को सू कर दिया कि आपकी फॉल्टी डिज़ाइन है इसका फ्यूल टैंक का। तो पता चला कि कंपनी को तो ऑलरेडी पता था कि हाँ हमारा डिज़ाइन फॉल्टी है, लेकिन जैसे उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि हर कार के फ्यूल टैंक को रिपेयर करने का कॉस्ट $11 आएगा, और बहुत सारी कार्स है तो अराउंड $135 million करके कुछ ऐसा कॉस्ट पड़ रहा था उनको कार्स को रिपेयर करने का। तो उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखा तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, और हर साल अगर 180 लोग मर रहे हैं और 180 फ्यूल टैंक्स ब्लास्ट हो रहे हैं और सीवियर बर्न्स के आ रहे हैं, तो उन्होंने उसकी वैल्यू भी रखी कि मर जाने पर हर लाइफ की वैल्यू $200,000 और इंजरी होने पर $67,000 हर इंजरी पर। तो जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रहा था देन द बेनिफिट अगर वो फ्यूल टैंक रिपेयर करते तो इसीलिए उन्होंने फ्यूल टैंक रिपेयर नहीं करा। और जैसे ये मैटर जूरी ने सुना तो जूरी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, और हो सकता है इसके दो रीज़न्स होंगे। पहला कि इतनी कम वैल्यू आपने ह्यूमन लाइफ को कैसे रखी, या ये हो सकता है कि आप ह्यूमन लाइफ को या किसी की मौत को कैसे वैल्यू लगा सकते हो, मॉनेटरी वैल्यू। ऑल दो ये डेटा उन्होंने खुद नहीं कलेक्ट किया था, ये यूएस गवर्नमेंट का ही डेटा था। तो यहाँ पर बेंथम की नज़र से अगर हम देखें तो देखो हाँ कुछ लोग तो मर जाएंगे, 200,000 के लिए लोग मरना प्रेफर कर सकते हैं कि हाँ चलो मेरी फैमिली को बेनिफिट होगा, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि सब मरना चाहते हो, विलिंगली मरना चाहते हैं। तो इसीलिए जूरी ने ऑब्जेक्शन जो लगाया प्राइस टैग पे वो बिल्कुल सही था, और यूटिलिटेरियन भी अग्री नहीं करता इस प्राइस टैग वाली थ्योरी से, क्योंकि इसमें उन्होंने ना ट्रैफिक फेटिलिटी के केसेस में उन्होंने विक्टिम की लॉस जो है वो नहीं दिखा है कि मर जाएगा, लोग घर वाले दुखी होंगे, पैसे चल जाएंगे, फ्यूनरल का खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करो, फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। तो यही इसी लाइन पे यूएस गवर्नमेंट की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक एनालिसिस किया जिसमें बहुत मॉरल आउटरीच हुआ था, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके नए एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक ह्यूमन लाइफ, इससे मतलब उन्होंने ह्यूमन लाइफ को भी डिवाइड कर दिया था कि यंग लोगों की जीवन की वैल्यू ज़्यादा थी और बूढ़ों की कम थी, जिस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुआ, मॉरल आउटरीच हुआ, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट को सबको एक लाइन पे लाना पड़ा। अब जो क्रिटिक्स है ना यूटिलिटेरियनिज्म के, वो ये कहते हैं कि कुछ भी कर लो, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो या कुछ भी कर लो, आप ह्यूमन लाइफ को मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे सकते हो। ये एक मॉरल ऑब्ट्यूज़ है उनका। बल्कि डिफेंडर्स जो है यूटिलिटेरियनिज्म के वो ये कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, एक सोशल ट्रेड ऑफ तो होता ही है, तो हर ह्यूमन लाइफ की, हर इंसानी जान की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, ये उसमें वो कहते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल्स का, जिससे अब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें एक कार की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जब ऑयल क्राइसिस था ना तो स्पीड लिमिट को घटा दिया गया था वहाँ पर यूएस में, और 65 माइल्स पर आवर से 55 माइल्स पर आवर कर दिया गया था। तो इससे ड्राइवर्स टाइम तो बचा रहे थे, कन्वीनियंस थोड़ा स्लो हो गया था, बट और ट्रैफिक डेथ्स भी कम हो गई थी। लेकिन तो जब ये वापस से स्पीड बढ़ाई गई आफ्टर ऑयल क्राइसिस, जैसे ख़त्म हुआ और स्पीड वापस से बढ़ाई गई, तो ये देखा गया कि किसी ने मैच किया नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे किसी ने मैच किया तो देखा गया कि हाँ चलो फास्ट ड्राइविंग से कन्वीनियंस तेज़ है, ट्रेड तेज़ है, भाई थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा मर रही है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं 10 उससे माइल्स पर आवर से, पर अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ड्रॉ करें इसका, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट।
तो अब इसमें ना ये कहा जाता है कि यार अगर ऐसा ही है, आप किसी इंसानी जान की वैल्यू रख रहे हो तो आप उसको पब्लिकली डिक्लेयर करो। इसमें कोई टैबू नहीं है, हर चीज़ की वैल्यू है करके ये चीज़ इसमें कही गई है कि ठीक है, अगर किसी इंसान को इतनी रेशनल चॉइसेस रखनी है तो वो रखे, इस बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे ही। इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक, हाँ, विच हम उनको एडवर्ड बोलेंगे। तो इन्होंने कोशिश करी कि यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स को हम एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। तो वो जाते हैं कुछ यंग बच्चों के पास और उनको जाके बोलते हैं कि अगर हम आपको बोलें कि आपको ये चीज़ें सफ़र करनी पड़े तो आप कितना पैसा लेंगे उस चीज़ को सफ़र करने के लिए। जैसे अगर आपका एक आगे का दांत निकाल दिया जाए, या आपके पैर की एक छोटी उंगली काट दी जाए, या आपको बोला जाए आप 6 इंच लंबा अर्थवॉर्म खाओ, या एक बिल्ली को जान से मार दो बिना ग्लव्स पहने, या फिर अपनी पूरे जीवन अब आप एक 10 मील दूर एक शहर है, टाउन है कंसास, वहाँ पे जाके रहो, तो आप ये सब करने के कितने रुपए लोगे। जिसके बाद एक लिस्ट निकल के आई थी और वो लिस्ट थी कुछ ऐसे, ये वाली, ठीक है। इसके बाद थॉर्नडाइक को ये यकीन हो गया कि देखो मेरे आइडियाज़ जो हैं, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि गुड्स, मतलब मनुष्य को हम ख़रीदा जा सकते हैं, तो हर चीज़ की वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, हर चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें से 1/3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आप कितने भी पैसे दे दो, हम ये सब कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अपना यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है सेंट एनीज गर्ल्स का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जैसे ही ये ऑथर जो हैं ये आते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे ना अलग अलग कॉलेज होते थे, गर्ल्स के और बॉयज़ की अलग कॉलेज होते थे, अलग हॉस्टल्स होते थे। तो वुमेन हॉस्टल्स में ना एक रूल था कि मेल गेस्ट्स रात भर आके नहीं रुक सकते हैं, वो भी वुमेंस के रूम्स में। तो ऑल्दो इन रूल्स को बड़ा इजीली वायलेट किया जाता था, ऐसा एटलीस्ट ऑथर ने सुना है। तो कॉलेज ऑफिशियल्स ने ना अब इस रूल पे काम करने बंद कर दिया था कि कोई भी आओ कोई भी जाओ, घंटा नहीं फ़र्क पड़ रहा उनको कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ट्रेडिशनल नोशंस जो हैं सेक्शुअल मोरालिटी के हम नहीं इम्प्लीमेंट करा रहे करके। उसके बाद धीरे 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 ना प्रेशर बढ़ गया कि ये रूल्स हटा ही दो, जब होते ही नहीं यूज़ तो आपने रखे क्यों हुए हैं करके। तो सैंट एनीज कॉलेज जो है वहाँ की औरतों ने काफ़ी प्रेशर बनाना शुरू किया। अब कुछ जो ओल्डर फैकल्टी की औरतें थीं जो ट्रेडिशनलिस्ट थीं, वो कहती हैं कि इमोरल है कि कोई भी अनमैरिड लड़की किसी गैर आदमी के साथ रात भर एक कमरे में रहे। तो फिर उन्होंने इसको यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से कवर करने की कोशिश करी। वो कहती हैं कि अगर आदमी आके रुकेंगे रात भर तो कॉलेज का खर्चा बढ़ेगा, जैसे उनको गर्म पानी से नहाना होगा और मैट्रेस बदली जानी होगी। तो उसके बाद औरतें जो लड़कियां थी वो कहती हैं ठीक है, हम मेल गेस्ट को आप अलाउ कर दो हफ्ते में 3 बार, और वो हर बार आएंगे तो आपको 50 पैसे देंगे, ठीक है, ताकि आपको पैसा ना लगे ज़्यादा। इसके बाद अगले दिन गार्डियन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी सैंट एनीज गर्ल्स 50 पेंस अ नाइट। पर उसके बाद फिर ये रूल हटा ही दिया गया था और कोएड हॉस्टल्स और कॉलेजेस हो गए थे। अब हमारे सामने आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ये जेरेमी बेंथम के दोस्त के बेटे हैं, जेम्स मिल के, और ये एक चाइल्ड प्रोडिजी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और इन्होंने बचपन से ही इस थ्योरी पे काम करने की सोची थी। तो इसके 2 ही क्रिटिसिज्म थे जिसको भी इन्होंने फर्दर सब्सटैंशिएट किया था, और इन्होंने बोला था यूटिलिटेरियनिज्म वो नहीं है जो बेंथम कहते हैं, उसके भी आगे बहुत कुछ है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लिबर्टी के प्रिंसिपल्स और यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स काफ़ी मिलते मिलते नज़र आएंगे, जहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल लिबर्टी को तवज्जो दोगे और गवर्नमेंट फालतू में मेडल नहीं करेगी कामों में, तो इट विल इवेंचुअली इंक्रीज द प्लेजर एंड डिक्रीज द पेन, ठीक है। अब इसमें ना एक केस दिया था, एक ऐसी सिचुएशन दी थी कि मान लो एक गांव है, वहाँ पे माइनॉरिटी के राइट्स को दबाकर मेजॉरिटी बहुत खुश है। तो अगर हम बेंथम के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलें, क्योंकि मेजॉरिटी खुश है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, क्योंकि कुछ लोग ही दुखी हैं। बट ऐसे नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में पेन लाएगा, प्लेजर नहीं लाएगा, ये कहते थे हमारे मिल साहब। तो मिल जो है, मिल कहते हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स चाहिए, पेन ख़त्म करना है लॉन्ग टर्म में, तो हमें इंडिविजुअल लिबर्टी को तवज्जो देनी पड़ेगी, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और तब तक जब तक मेरे किसी काम से सामने वाले इंसान की लाइफ में कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तब तक गवर्नमेंट बीच में मेडल नहीं कर सकती, ये कहते थे मिल।
अब ना यहाँ पे मिल जो है वो एक चीज़ और ऐड करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है जो सिर्फ वही मैटर नहीं करते हैं, एक आदमी का कैरेक्टर कैसा है। जो एकदम रॉबस्टली एक्ट करता है वो आदमी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो आदमी का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्लेजर इन लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे ना जो मिल है वो बेंथम की थ्योरी के साथ कंपेयर करेंगे हाइयर प्लेजर को, कि देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा प्लेजर देती हैं देन द अदर। बट बेंथम का क्या था कि अगर 5 मिनट के लिए आपको कोई चीज़ प्लेजर दे रही है, दूसरी भी 5 मिनट के लिए प्लेजर दे रही है, तो भले ही वो 5 मिनट का प्लेजर एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है, वो फिर भी दोनों को इक्वल स्केल पे इक्वल फुटेज पे रखते थे। तो जो सेकंड ऑब्जेक्शन है कि वो सबको एक स्केल पे लाके वे करते थे, ये इसके काउंटर में जॉन स्टुअर्ट मिल के कहते हैं कि ये बात तो सही है कि आप सब चीज़ को इक्वल फुटिंग पे नहीं ला सकते हो यहाँ पर, कि हाँ कुछ चीज़ें तो कुछ चीज़ों से ऊपर होती ही हैं। जैसे अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, जब क्रिश्चियंस को लॉयंस के सामने फेंका जाता था रोमन एम्पायर में, तो एक ऑब्जेक्शन आती थी कि इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन है। पर बहुत सारे लोग एंटरटेन होते थे, खुश होते थे। तो जो एंटरटेनमेंट और खुशी वहाँ से मिल रही है, क्या वो उसके बराबर है अगर वो किसी और बियर बेटिंग देख लें जो गली में हो रही होती है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों के प्लेजर्स में बहुत फ़र्क है। तो बेंथम की तरह मिल नहीं सोचते थे, वो कहते थे कि हाँ ये जो प्लेजर है, हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सी प्लेजर जो है वो ज़्यादा है और कौन सा प्लेजर जो है वो कम है। जिसके बाद मिल जो है वो ये कहते हैं कि देखो कुछ प्लेजर्स ऊपर है और उनको हम कैसे पता लगाएंगे, वो एक टेस्ट देते हैं कि मान लो इस मतलब कि जितने 10 या 15 लोगों का हम ओपिनियन लेंगे जिन्होंने दोनों तरह का प्लेजर एक्सपीरियंस किया है, प्लेजर है या प्लेजर भी, तो उनके हिसाब से जो प्लेजर ऊपर है दैट विल हैव अ हायर वैल्यू देन द अदर। ये आइडिया देते हैं हमारे मिल साहब। लेकिन अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में, तो कुछ लोगों के लिए टीवी देखना एक प्लेजर है, प्लेटो पढ़ना प्लेजर है। तो इट अगेंस्ट डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ही और शी हैज़। तो ये एक काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट है। अब ना ये लास्ट और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिम्पसन्स वर्सेस शेक्सपियर का, जिसमें जो ऑथर है वो कहते हैं कि जब मेरे को जानना है कि किस में हाई प्लेजर मिलता है स्टूडेंट्स को, तो मैं उनके साथ एक टेस्ट करता हूँ। मैं उनको एक WWE का मैच दिखाता हूँ और उनको फिर एक हैमलेट दिखाता हूँ शेक्सपियर की, और उनको सिम्पसन्स जो कार्टून है जो US का, उसका एक एक्सर्प्ट दिखाता हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किस में सबसे ज़्यादा प्लेजर आया, तो इनवेरिएबली सब बोलते हैं हमें सिम्पसन सबसे ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा एक्सपीरियंस आपको क्वालिटिवली रिच लगा, क्वालिटिवली रिच कौन सा एक्सपीरियंस लगा, तो सब शेक्सपियर बोलते हैं। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है कि वो शेक्सपियर इसलिए बोलते हैं कि अपने क्लास में वो डम ना लगे, और ये भी हो सकता है कि उनको सच में मज़ा आ रहा हो, लेकिन क्वालिटिवली उनको शेक्सपियर पसंद है और ऐसे उनको मज़ा दिखने में सिम्पसन्स भी आ रहा है। तो यहाँ पर मिल का जो मॉडल है वो फ़ील हो जाता है। तो यहाँ पर मिल जो है वो ये कहते हैं कि देखो कई बार होता है कि हम जो छोटी चीज़ें, छोटे प्लेजर्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम वही करते हैं, लेकिन बड़े प्लेजर्स नहीं करते। जैसे ही देखो अगर हम पढ़ेंगे, हम पढ़ लिख के IAS बन गए, तो दैट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर। लेकिन फिर भी हम फ़ोन चलाते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बिकॉज दैट्स अ स्मॉलर प्लेजर। ऑल्दो वी नो दैट द फर्स्ट वन वाज अ बिग प्लेजर, बट स्टिल हम सेकेंड वाला चीज़ क्यों करते हैं बिकॉज इट्स आर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी। यही चीज़ जो मिल है वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनकी एक पॉइंट है बहुत मज़ेदार सा, वो ये कहते हैं इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बींग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सैटिस्फाइड, better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool or the pig are of the different opinion, it is because they only know their own side of the question. ये सबसे बढ़िया उनकी अभी तक की स्टेटमेंट रही है। इसके बाद मतलब वो यही कहते हैं लास्टली कि देखो हायर प्लेजर इसलिए हायर नहीं है क्योंकि हम उसे प्रेफर करें, क्योंकि हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसी वजह से वो हायर है। ठीक है, तो ये था इनकी फ़िलॉसफी।